हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी मित्रा में। मैं हूं आकाश और अभी तक हमने भारत के संवैधानिक विकास टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण। चलो हम बात करते हैं। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग सभी एग्जाम, चाहे वह यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पीसीएस हो, यहाँ तक कि यूपीएससी हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सन 1895 में स्वराज विधेयक को बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे और इस विधेयक में इन्होंने कहा कि भारतीयों को एक संविधान बनाना चाहिए, अर्थात भारतीयों के लिए भारतीयों को ही संविधान का निर्माण करना चाहिए। यानी कि इन्होंने संविधान के निर्माण की बात कही, अभी संविधान सभा के गठन की बात नहीं कही। इसके बाद 1928 को मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी और इसमें उन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। लेकिन इसके अगले साल 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं चाहिए, भारत को पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाद में हमें पता चलेगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी उसे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, क्योंकि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी और उसके आधार पर उन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है संविधान सभा के बारे में। सन 1934 में सर्वप्रथम M.N. रॉय ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, अर्थात सबसे पहले संविधान सभा का विचार M.N. रॉय ने रखा सन 1934 ईस्वी में। इसी साल स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा का विचार रखा। स्वराज पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा, इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन्नीस के बाद सन 1936 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन फैजपुर में हुआ। देखो, अभी तक संविधान सभा की मांग M.N. रॉय कर रहे हैं और स्वराज पार्टी कर रही है, अभी तक कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग नहीं की थी। तो कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन सन 1936 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। इसके बाद 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो यह संविधान सभा बनेगी, इसका यह व्यस्त मताधिकार से बनाई जाए, अर्थात
संविधान सभा की मांग फैजपुर अधिवेशन में 1936 में की गई थी और इसके लिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो यह संविधान सभा चुनी जाएगी यह वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी जाएगी। सन 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अगस्त प्रस्ताव लेकर आई और उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन यह सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद बनेगी। आप लोगों को पता है 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, लेकिन जब 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया तो यह नहीं पता था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चलेगा। इस वजह से भारतीयों ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया और अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया और उसने भी कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा तो बनाई जाएगी, लेकिन यह सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बनाई जाएगी। तो यह क्रिप्स मिशन की सिफारिश भी असफल हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। उन्नीस के कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 ईस्वी में, और इसके 3 सदस्य कौन कौन थे। पहला सदस्य था सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा व्यक्ति था स्टेफर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स थे जो क्रिप्स मिशन में आए थे। क्रिप्स मिशन में अकेला एक सदस्य क्रिप्स आया था, लेकिन कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। ये तीनों ही व्यक्ति ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे। इस वजह से इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। तो कैबिनेट मिशन ने अपनी कुछ सिफारिशें रखी। कैबिनेट मिशन के अनुसार इन्होंने मेनली भारतीय संविधान के लिए 2 पॉइंट रखे। पहला पॉइंट, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो भारतीयों का संविधान का निर्माण करेगी। और दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जो तब तक शासन करेगी जब तक भारत में एक सरकार चुन ली जाए। अब इस कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में जो संविधान सभा के बारे में कहा गया था, तो उन्होंने कहा कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो 2 प्रकार से होगा। इसके सदस्य यानी कि 2 जगह से चुने जाएंगे, एक ब्रिटिश भारत से और दूसरा देशी रियासतों से। मैंने आपको संवैधानिक विकास की 1935 के अधिनियम में बताया था कि भारत में एक संघीय व्यवस्था लाने का प्रारंभ हो गया था और ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ देशी रियासतों को मिलाकर एक संघीय व्यवस्था बनाई जा रही थी। तो कैबिनेट मिशन में कहा गया कि जो संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे वो ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भारत और रियासतों से चुने जाएंगे। इन कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी, जिनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से चुने जाएंगे और 93 सदस्य देशी रियासत से चुने जाएंगे। जो ब्रिटिश भारत से सदस्य चुने जाने थे, इनका निर्वाचन होना था और जो रियासतों से सदस्य आने थे उनका मनोनयन होना था। अर्थात रियासतों से
93 सदस्य रियासतों के प्रमुख के द्वारा नामित किए जाने थे, जबकि ब्रिटिश भारत के सदस्यों का निर्वाचन होना था। अब इस ब्रिटिश भारत के सदस्यों को भी दो भागों में बांटा गया था। एक ब्रिटिश प्रांत जिनकी कुल संख्या 11 प्रांत थे, यानी कि जिन प्रांतों की कुल संख्या 11 थी, और दूसरा चीफ कमिश्नरी के इलाके, जहां पर चीफ कमिश्नर होता था। इन 296 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे, जब और 4 सदस्यों को चीफ कमिश्नरी से चुना जाना था। अब ये सभी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव से होना था। मैं आपको बताना चाहूंगा 1946 में आम चुनाव हुए थे। अब संविधान सभा के लिए चुनाव नहीं कराए गए, बल्कि जो वहां पर विधानसभा यानी प्रांतों में जो 11 प्रांत थे, यहाँ पर चुनाव होकर जो विधायक आए थे, उन्हीं में से अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा और एकल हस्तांतरणीय पद्धति और समान अनुपातिक पद्धति के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव होना था। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के इलाके से चुने जाने थे। अब चीफ कमिश्नरी के इलाके में ये कौन सी 4 जगह थी जहां से एक एक सदस्य चुना जाना था? तो इसमें एक था बलूचिस्तान, एक था दिल्ली, एक था कुर्ग, एक था अजमेर। इन चारों चीफ कमिश्नरी के इलाकों से एक एक सदस्य चुने जाने थे। एक बार और बता देता हूं आपको। कैबिनेट मिशन के अनुसार कुल संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इन्हें ब्रिटिश भारत और रियासतों से चुना जाना था। ब्रिटिश भारत से सदस्यों को निर्वाचन के द्वारा चुना जाना था और निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा एकल हस्तांतरणीय पद्धति और समानुपातिक पद्धति के द्वारा होना था। रियासतों के सदस्यों का मनोनयन होना था। अब जो 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे, इन 296 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने थे। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी और 4 सदस्यों का चुनाव चीफ कमिश्नरी के इलाकों से होना था, जो बलूचिस्तान, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर से होना था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि चीफ कमिश्नरी के इलाके कौन कौन थे। और इसके अलावा 93 सदस्यों का मनोनयन देशी रियासतों से होना था। इस प्रकार कुल 389 सदस्यों का चुनाव होता था। इसी मिशन के कैबिनेट मिशन के अनुसार दूसरा तथ्य यह था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी, यानी कि यहां पर जो यह 389 सीट बांटी गई थी, जो कि 93 और 296 में बांटी गई थी। इसको इस तरीके से बंटवारा किया गया था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दी गई थी। तीसरा पॉइंट, यहां पर जितनी भी सीट बांटी गई थी, इन्हें मुख्य 3 समुदाय में बांटा गया था और ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख और सामान्य। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार सभी सीटों को कितने समुदाय में बांटा गया था? तो यहाँ पर मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय में सीटों को बांटा गया था, यानी कि मुस्लिम और सिख के अलावा पर सभी जातियों को सामान्य में रखा गया था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा जो यहां से ये 296 सीटें चुनकर आई, ये कुछ पार्टियों ने जीत कर आई, जिसमें कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी और अन्य। तो इन 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अन्य पार्टी को मिली।
एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन इस प्रकार किया जाना था कि उसमें प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का होनी थी, और इन जो सीटों को मुख्यतः 3 समुदाय में बांटा गया था, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, सामान्य समुदाय। और जो 296 सीटों का निर्वाचन के द्वारा आई, इनमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य पार्टियों को कुल 15 सीटें मिली। संविधान सभा चुन ली गई और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, इंपॉर्टेंट तथ्य याद कर लेने हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ और कुल 11 अधिवेशन हुए और कुल 3 वाचन हुए। ये आपको याद रखना है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ, इसके कुल अधिवेशन 11 हुए और इसके कुल 3 वाचन हुए। अब संविधान सभा चुन ली गई और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आप लोगों को पता है जब भी कहीं कोई बैठक होती है तो वहां पर सबसे बुजुर्ग आदमी को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी प्रकार संविधान सभा की प्रथम बैठक में वहां पर सबसे बुजुर्ग आदमी सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और यह पद्धति फ्रांस से ली गई थी। फ्रांस में भी ऐसे ही बुजुर्ग व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। संविधान सभा में कांग्रेस का भारी बहुमत था और मुस्लिम लीग के पास बहुत कम सीटें थी, इसलिए मुस्लिम लीग को पता था कि अगर भारत में संविधान बनेगा तो वह कांग्रेस की मर्जी से बनेगा, मुस्लिम लीग की मर्जी से नहीं। और मुस्लिम लीग 1937 से ही पृथक देश यानी पाकिस्तान की मांग कर रही थी और 1940 से उन्होंने लाहौर अधिवेशन में पृथक राष्ट्र की मांग को घोषित भी कर दिया था। इसलिए मुस्लिम लीग पृथक राष्ट्र के अलावा किसी और बात पर सहमत होने को तैयार नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया यानी कि विरोध किया। इसे आप बहिष्कार भी कह सकते हैं। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। प्रथम बैठक में कुल 211 सदस्य शामिल हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा हैदराबाद रियासत भी प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुई थी। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके अलावा BN राव को संवैधानिक सलाहकार
चुन लिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस दिन वोटिंग के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुन लिया गया। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य यानी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बनेगा। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बनाई जाएगी। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया और इस अधिनियम से संविधान सभा पर मुख्य रूप से 2 प्रभाव पड़े। देखो, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय हो गया। यानी भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे। तो इससे संविधान सभा का भी बंटवारा होगा। तो जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ तो संविधान सभा की जो सीटें हैं वो भारत के पास 299 रह गई। बाकी की 90 सीटें पाकिस्तान के पास चली गई। इसके अलावा ये बाद में देखेंगे। अब इन 299 सीटों में से ब्रिटिश भारत के पास और देसी रियासतों के पास सीटें बट गई, जिसमें से देसी रियासतों के पास 70 सीटें थी और ब्रिटिश भारत के पास 229 सीटें थी। अब ब्रिटिश भारत को भी आप ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी में बांट सकते हो, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के पास 226 सीटें गई और चीफ कमिश्नरी के पास कुल 3 सीटें रही। देखो, मैंने आपको बताया था कि पहले चीफ कमिश्नरी के पास 4 सीटें थी, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया तो वह सीट कम हो गई। उसके अलावा बची हुई 3 सीट दिल्ली, कुर्ग, अजमेर भारत में रह गई। इस प्रकार ब्रिटिश भारत में कुल 229 सीटें और देसी रियासतों में कुल 70 सीटें रह गई। और इस ब्रिटिश प्रांत में 226 सीटें आपके पास ब्रिटिश प्रांत की थी और चीफ कमिश्नरी के पास 3 सीटें थी। दूसरा, संविधान सभा अब 2 प्रकार के काम करेगी। पहला पॉइंट तो हो गया संविधान सभा की सीटों का बंटवारा। दूसरा पॉइंट, संविधान सभा अब 2 प्रकार से कार्य करेगी। पहला कार्य संविधान निर्माण का, यानी संविधान सभा अब संविधान निर्माण का कार्य करेगी, जो यह पहले से ही करती आ रही थी। अब चूंकि भारत आजाद हो गया है तो अब वही विधायिका का भी कार्य करेगी।
जब संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा करेगी तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? क्योंकि पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होंगे जब यह संविधान निर्माण का कार्य करेगी। लेकिन जब यह विधायिका की तरह काम करेगी तो उस समय इसके अध्यक्ष वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे, जब वह विधायिका की तरह कार्य करेगी। यानी कि एक बार फिर समझ लीजिए, 1900 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे जो 15 अगस्त को आज़ाद हो जाएंगे। अब इसके आधार पर जो हमारी संविधान सभा है उसमें मुख्य दो परिवर्तन आए। पहला, संविधान सभा की सीटों का बंटवारा भारत और पाकिस्तान में हो गया। भारत में कुल 299 सीटें बंटवारे में आई, जिसमें से ब्रिटिश भारत के पास 229 सीटें और देशी रियासतों के पास 70 सीटें थी। अब इस ब्रिटिश भारत के अंदर भी ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के पास 226 सीटें और चीफ कमिश्नरी के पास कुल 3 सीटें थी। इसके अलावा संविधान सभा जो है अब मुख्य दो कार्य करेगी। संविधान निर्माण का कार्य तो यह पहले से कर रही थी, इसके अलावा यह विधायिका का भी कार्य करेगी। जब यह संविधान निर्माण का कार्य करेगी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और जब यह विधायिका का कार्य करेगी तो इसके अध्यक्ष वासुदेव मावलंकर होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अठारह जुलाई तक आ गए। बाईस जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया। यानी कि अगर मैं बात करूं 22 जुलाई को तो राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया। अब 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया। अब उसके बाद 29 अगस्त को प्रारूप समिति बनाई गई। 29 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति का गठन बी.एन. राव, आपको पता है बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। इनके द्वारा एक प्रारूप पेश किया गया और इस प्रारूप को ही फाइनलाइज करने के लिए यानी कि इन्होंने आधार बताया था कि हमें प्रारूप कैसा बनाना चाहिए, और इस प्रारूप को ही फाइनलाइज करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष, यह बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बने, और इसके अलावा इसमें 6 अन्य सदस्य थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने प्रारूप के ऊपर कुल 114 दिन तक बहस की। यानी कि यह क्वेश्चन भी आता है कि प्रारूप के ऊपर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी। अब इसके बाद इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। यानी कि भारतीय संविधान अंगीकृत हो गया, यानी भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। इसे भारतीय संविधान का अंगीकृत होना भी कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान को लागू नहीं किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की थी। तो 26 जनवरी को विशेष महत्व देने के लिए इस 26 नवंबर 1950 को बने संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया, जिसे आप
गणतंत्र दिवस कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान के कुछ भाग, कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे और इन अनुच्छेद की संख्या 16 है। यानी कि 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जिसमें नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद थे। 24 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रीय गान अपनाया, राष्ट्रीय गीत अपनाया और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ये आपको याद रखना है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया। एक बार और देख लीजिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन लगभग 16 अनुच्छेद, इसी दिन लगभग 16 अनुच्छेदों ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, अर्थात 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। फिर भी हमने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू न करके 26 जनवरी 1950 से लागू किया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई जिसमें हमने राष्ट्रीय गान अपना लिया, राष्ट्रीय गीत को अपना लिया और राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीत गए। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया। हमारे संविधान को नोट करके याद रखना है आपको, हमारे संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इसमें कुल 64 लाख रुपये खर्च हुए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, तो इस दिन, जिस दिन भारतीय संविधान हम लोगों ने अंगीकृत किया, इस दिन कुल 284 सदस्यों ने इसके ऊपर साइन किए। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को फाइनलाइज करते समय इसके ऊपर कुल कितने सदस्यों ने साइन किए थे? 284 सदस्य। और प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य प्रेजेंट हुए थे? तो कुल 211 सदस्य प्रेजेंट हुए थे। इसके अलावा कुछ मुख्य बिंदु, भारतीय संविधान को हाथों से लिखा गया था और इसको अंग्रेजी में लिखा गया था और इसको लिखने का श्रेय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जाता है। इन्होंने यह हाथ से लिखा था और इंग्लिश में लिखा था। इसका हिंदी में अनुवाद वसंत कृष्ण वैद ने किया और यूपी पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसके अंदर कुल 22 भाग थे, उसके अंदर कुल 395 अनुच्छेद थे और कुल 8 अनुसूचियां थी। आज हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इससे आगे समितियों के बारे में पढ़ेंगे और हमने कहाँ से क्या संविधान में लिया उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।